नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को पुलिस मंथन को संबोधित करते हुए सिपाही से लेकर अफसरों तक को जनता और जनप्रतिनिधियों से संवाद करने का निर्देश दिया। सीएम योगी ने कहा कि बीते 8 सालों में कानून का राज स्थापित होने से जनता का विश्वास बढ़ा है। कानून व्यवस्था में सुधार होने से प्रदेश का माहौल बदला है और इसीलिए जरूरी है कि सिपाही से लेकर जोन अफसर तक सीधे जनता से संवाद करें, जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा करें और उनका कॉल रिसीव करें और उन्हें स्थिति के बारे में अवगत कराएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को पुलिस मंथन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सम्मेलन 2025 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकसित भारत में राज्य सरकारों की बड़ी भूमिका है। यूपी को लेकर 8 साल में लोगों की धारणा बदली है। अगर पहले की तरह दंगे होते, कर्फ्यू लगते तो क्या लोगों की धारणा बदलती? हमने कानून के दायरे में रहकर धारणा बदली है और यही कारण है कि प्रदेश में लोगों का विश्वास बढ़ा है। तो वहीं कानपुर में कमिश्नरेट कानपुर नगर द्वारा बता दें कि अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शनिवार को एक बड़ी सफलता हासिल की गई, जिसके बाद से एसटीएफ फील्ड यूनिट कानपुर के और थाना सीसामऊ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में अवैध हथियारों की लगातार अंतरजनपदीय तस्करी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है और गिरफ्तार अभियुक्तों से 4 अवैध पिस्टल और इसके साथ ही कई सामग्री बरामद की गई है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उसके पास से मध्य प्रदेश से एक व्यक्ति ने 20,000 रुपये प्रति पिस्टल के हिसाब से खरीदारी की थी और यहां आसपास के जिलों में अपराध के 35,000 से 40,000 रुपये बेचते था। उसने बताया कि वो युवक के कहने पर ही किसी अज्ञात व्यक्ति को एक पिस्टल देने के लिए निर्धारित स्थल पर पहुंचा था और इस दौरान फिलहाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, आज एसटीएफ की स्थानीय इकाई और सीसामऊ की पुलिस के द्वारा एक अच्छी सफलता प्राप्त की गई, जिसमें 4 हाई क्वालिटी पिस्टल हमें बरामद हुई हैं, जिसको आप देख सकते हैं, और एक अभियुक्त सदेश कुमार चौहान जो कि ग्राम नैगवा थाना किशनी जनपद मैनपुरी का रहने वाला है। और इसके साथ हमें .32 बोर की 7 मैगजीन और 4 पिस्टल .32 बोर की हमें मिली हुई हैं। इसने पूछने में बताया कि ये पिस्टल ये धार एमपी से लेके आता है और यहाँ पर किसी क्लाइंट को देने के लिए आया था। इसी बीच ये इसको जो है पुलिस ने अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पे गिरफ्तार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक पिस्टल है और अच्छी क्वालिटी की है, और अगर ये किसी अच्छे गैंग के हाथ लग जाए तो बहुत नुकसान कर सकती है। या कई लोग पकड़े जाते हैं, भारी मात्रा में जो असला है वो कहीं ना कहीं शहर में आ रहा है। क्या लगता है इसके पीछे कोई बड़ा रैकेट या सिंडिकेट है जो इस तरह के जो दिशा से उसको सप्लाई कर रहा है? निश्चित ही ये बहुत बड़ा एक लीगल मार्केट है जिसमें वेपन्स इस तरह के आ रहे हैं, वो भी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, ऑटोमेटिक हैं और .32 बोर का जो बड़ा कॉमनली अवेलेबल कार्ट्रिज है उसको यूज करके होता है। और अभी अभी हम लोगों ने इसको पकड़ा है, तो इससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी, कहाँ से लाते हैं, किसको बेचते हैं। जिस कुछ आदमियों के नाम बताए हैं उसके पीछे हम अभी कई टीमें लगाएंगे और प्रयास करेंगे कि बड़ा नेटवर्क जो है उसका नाम करें। कानपुर में शेयर बाजार और आईपीओ में निवेश के नाम पर व्हाट्सएप ग्रुप और फर्जी ट्रेंडिंग ऐप के जरिए लोगों को ठगने वाले एक संगठित गिरोह के 8 आरोपियों को साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपियों ने पीड़ित से करोड़ों रुपए की ठगी की है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को जोड़ने का काम था और खुद को सेबी पंजीकृत कंपनी का प्रतिनिधित्व बताते थे और जिसके बाद से एक फर्जी कंपनी और ट्रेंडिंग ऐप डाउनलोड करा के पहले थोड़ा मुनाफा दिखाकर और पैसे निकलवाकर विश्वास जीता गया और फिर निवेश के लिए दबाव बनाया गया। बाद में इनसाइडर ट्रेंडिंग का बहाना बनाकर अतिरिक्त राशि को मांगने की कार्रवाई की गई। तो वहीं जांच में पता चला है कि ठगी के पैसे कई बैंक खातों में डिजिटल ट्रांसफर कराए गए थे और पुलिस ने एक वैलेट को फ्रीज करके लगभग 7 लाख रुपए और करीब 1 करोड़ रुपए की लेनदेन का पता लगाया। वहीं पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि व्हाट्सएप ग्रुप, आमजन लिंक और फर्जी ट्रेंडिंग ऐप के जरिए अधिक मुनाफे के लालच में न आए। किसी भी निवेश से पहले सेबी की अधिकारित वेबसाइट से सत्यापन जरूर करें। ये घटना जब हुई थी तो डॉक्टर साहब ने यहाँ पे हमारी क्राइम ब्रांच को अप्रोच किया था, तो इसमें एफआईआर लिखी गई। एफआईआर में करने के बाद ये टीम लगी रही। नॉर्मली ये टीम जो है म्यूल अकाउंट से जाके सीमित हो जाती है, उसके बाद वो कोई लाभप्रद जानकारी नहीं दे पाते हैं, लेकिन इस पर टीम लगी रही। इन्होंने काफी मेहनत करी है और हम ऐसे 8 लोगों को पकड़ने में सक्षम हुए हैं जिन्होंने
जो कि लास्ट लेवल है, जिस लेवल से फ्रॉड है, यहाँ से पैसा सारा जो फ्रॉड का पैसा है ये विदेशों में भेजा जाता है, जहाँ पे बैठे सारे क्रिमिनल्स उनको ऑपरेट कराते हैं। वो एक अलग स्टोरी है जिसमें कि यहाँ से लोगों को नौकरी के झांसा दे के ले जाते हैं इंडियंस को, और वहाँ पर उनको गुलाम बनाकर उनसे फोर्सिबली फोन वगैरह कराते हैं। दैट इज डिफरेंट रैकेट, पर ये अच्छी सक्सेस है। और इसमें जो डॉक्टर साहब थे, आपको याद होगा कि करीब 5.5 करोड़ रुपए उनके और कुछ लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप से पहले जोड़ा गया। व्हाट्सएप ग्रुप में उनको दिखाया गया कि हम सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं। उनका विश्वास जीता गया। जब विश्वास जीत गया तो उन्होंने एक वेंचर ग्लोबल करके एक ऐप उनसे कहा कि इसको आप डाउनलोड के लिए एक एपीके फाइल भेजी, और शुरू में इन्होंने इनको अच्छा खासा मुनाफा भी दिया। जब वो कन्विंस हो गए और इन्होंने अपनी एफडी तुड़वा कर अपनी बड़ी रकम लगाई, तब उसके बाद जब उन्होंने टालमटोल करना शुरू किया इन कैश करने पे, तब उनको शक हुआ कि मेरे साथ कोई फ्रॉड हुआ है। और उसके बाद फिर उन्होंने साइबर क्राइम में आकर के अपनी एफआईआर दर्ज कराई। सर, उसमें जो तरीका था इनका, किस मोडस ऑपरेंडी आया? मोडस ऑपरेंडी ये है कि जब इनको भारी मात्रा में पैसा मिल जाता है, ये ड्यूल अकाउंट्स को यूज करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में धनराशि को बांट देते हैं, फिर उस धनराशि को ये कन्वर्ट कराते हैं यूएस डॉलर में। यूएस डॉलर में इन्होंने कन्वर्ट कराने के लिए बाइनेंस ऐप का यूज किया, और बाइनेंस ऐप में जब वो धनराशि आ गई तो घुमा कर उस पैसे को फिर उन्होंने एक यू होम करके ऐप है जो चाइनीज ऐप है, जिसमें कि आप अमरोहा जनपद के गजरौला में पहुंचे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने हिंदू सिख संबंधों और देश की राजनीति पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि जो लोग हिंदू और सिखों को अलग बताते हैं वो केवल राजनीति के कारण समाज में भेद पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हिंदू और सिख सनातन की दो भुजाएं हैं और सनातन के सवाल पर भी सभी को एकजुट रहना चाहिए। कांग्रेस नेतृत्व पर हमला बोलते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि दिग्विजय सिंह भली भांति जानते हैं कि वो राहुल गांधी से अब कुछ होने वाला नहीं है, और ये बात सचिन पायलट और प्रियंका गांधी भी जानते हैं। उनके अनुसार राहुल गांधी राजनीति में कांग्रेस पार्टी को बर्बाद करने के लिए जाने जाते हैं और राहुल गांधी और उनकी टीम ही कांग्रेस के अंतिम संस्कार के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि अब कोई कुछ कहे इसका कोई अर्थ नहीं रह गया है। आने वाले चुनाव में दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। अगर कांग्रेस ने राहुल गांधी को नेता के रूप में नहीं हटाया तो विपक्ष का सत्यानाश तय है। तो वहीं कुशीनगर में बीजेपी विधायक द्वारा ब्राह्मण भोज के मामले पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि हर समाज को एकजुट होकर बैठने का अधिकार है। यदि कोई विधायक या सांसद अपने समाज में लोगों के साथ बैठता है तो इस पार्टी के खिलाफ नहीं माना जाना चाहिए। ये कहते हैं कि हिंदू और सिख अलग हैं, वो राजनीति के कारण एक भेद पैदा करना चाहते हैं, जबकि हिंदू सिख सनातन की तो भुजाएं हैं। दिग्विजय सिंह जी जानते हैं कि राहुल गांधी फेल हो चुके हैं। दिग्विजय सिंह जी जानते हैं, खूब अच्छी तरह जानते हैं कि राहुल गांधी जी के बस की बात नहीं है, राहुल जी से नहीं हो पाएगा। इस बात को दिग्विजय सिंह जी जानते हैं, इस बात को कमलनाथ जी जानते हैं, इस बात को सचिन पायलट जी जानते हैं, इस बात को खुद प्रियंका गांधी भी जानती हैं कि राहुल गांधी जी राजनीति में कांग्रेस पार्टी को बर्बाद करने के लिए जाने जाएंगे। राहुल गांधी जी और उनकी टीम कांग्रेस पार्टी के अंतिम संस्कार की जिम्मेदार है। तो अब कोई कुछ कहे इसका कोई मतलब नहीं है। 2027 का चुनाव आने वाला उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी को अपने नेता के रूप में नहीं हटाया या नेता पद से नहीं हटाया तो इस विपक्ष का सत्यानाश होना सुनिश्चित। तो वहीं यूपी के अमेठी में भारत बौद्ध महासंवाद 2025 का दिव्य गूंज कार्यक्रम के साथ जोरदार आगाज हुआ। बता दें कि अमेठी स्वर्णिम भविष्य की ओर संकल्प के साथ नमस्ते 2 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है और ये यूपी में युवा सांस्कृतिक विज्ञान संगठन ने भव्य आयोजन किया है। उद्घाटन सत्र में नवभारत के संकल्प विषय पर विशेष संगोष्ठी आयोजित की गई और कैरियर मार्गदर्शन और परामर्श सत्र में छात्रों को विशेषज्ञों का मार्गदर्शन मिला। एलन कोचिंग कोटा के सह संस्थापक मुख्य अतिथि रहे और ऐसे में जेई, नीट, यूपीएससी, एसएससी और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हजारों विद्यार्थी भी मौके पर मौजूद रहे।
तो वहीं यूपी के बागपत में जयंत चौधरी के जन्मदिन का हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और इस अवसर पर जरूरतमंद और ग्रामीणों को कंबल भी वितरित किया गया। हरिजन चौपाल पे हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि छपरौली विधायक ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी युवाओं के कौशल विकास की नई नई योजनाओं की उजागर कर रहे हैं और उनके प्रयासों से युवाओं की शारीरिक दक्षता विकास के लिए खेल मैदान और रनिंग ट्रैक अपनी निधि से बनवा रहे हैं। इसके साथ ही अतिथि आरएलडी से प्रांत उपाध्यक्ष धीरज उज्जवल ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी युवाओं के हकों के लेकर लगातार कार्य कर रहे हैं। व्यक्ति से लेकर राष्ट्रपति तक सबका पेट भरने का काम करता है। ये आदरणीय अन्नदाता है, ये किसान अन्नदाता है। इसकी जितनी वंदना की जाए, जितना पूजा की जाए उतना कम है। उसी के साथ मुझे खुशी है कि केंद्र सरकार ने जी राम जी योजना लागू की है मनरेगा के स्थान पे, जिसमें पहले 100 दिन रोजगार मिलता था, 125 दिन रोजगार मिलेगा। वो यह होगा और गांव की बेहतरी के लिए, गांव के डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। अगर कृषि में किसी समय बहुत ज्यादा जरूरत होगी कटाई और बिजाई के समय, तो वहां भी मनरेगा के लोगों को। केंद्रीय मंत्री हम सब के नेता जयंत चौधरी जी का जन्मदिन है। जयंत चौधरी कोई छोटा नाम नहीं है, देश की राजनीति में एक बड़ा नाम है। और मैं गर्व के साथ एक ऐसे नेता का कार्य करता हूं जिन आप लोगों ने बड़े चौधरी साहब से लेकर चौधरी अजीत सिंह को देखा है, अब हम अपने नेता माने जयंत चौधरी को देख रहे हैं। हर पार्टी के दाग हो सकता है, हर नेता के दाग हो सकता है, पर मुझे गर्व है ना तो मेरी पार्टी में दाग है ना मेरे नेता में दाग है। तो वहीं यूपी के सहारनपुर में तेज रफ्तार कार जो है वो पेड़ से जा टकराई है, जिसमें 4 युवकों की मौके पर ही जान चली गई है। बता दें कि दर्दनाक रोड हादसा हुआ है और हादसे में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार जो है वो पेड़ से जा टकराई है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई फिलहाल शुरू कर दी गई है। सहारनपुर में सेना के फायरिंग रेंज में बड़ा हादसा हो गया है। बता दें कि यहां पर फायरिंग रेंज में अभ्यास के दौरान अचानक से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में सेना के 4 जवान घायल हो गए हैं, वहीं एक जवान की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। हादसे के तुरंत बाद चारों जवानों को जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज फिलहाल रेफर कर दिया गया है। तो वहीं यूपी के कौशाम्बी में ठंड को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को ठंड से निपटने की तैयारी कर लिया है। वहीं सीएमओ डॉक्टर संजय कुमार की ओर से जारी एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके चलते जिले के सभी सरकारी अस्पतालों को शीतलहर से बचाव के इंतजाम के निर्देश दिए गए हैं। सभी अस्पतालों में प्रसव कक्ष में रूम हीटर और नेबुलाइजर की व्यवस्था रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं और इसी के साथ अस्पतालों के कमरों की खिड़की, दरवाजे और रैन बसेरों को दुरुस्त करने को भी कहा गया है। वार्डों में हीटर और मरीजों को सांस लेने में तकलीफ पर नेबुलाइजर की व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है। ठंड को देखते हुए हमने सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, हर प्रसव केंद्रों पर हम लोगों ने डॉक्टरों की मीटिंग लेकर ठंड से बचने के लिए पूरी संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का आदेश कर दिया है। हर प्रसव केंद्र पर रूम हीटर की व्यवस्था रहेगी। वहां पर नवजात बच्चों के जन्म के बाद जो रेडिएंट वार्मर मशीन है, सभी जगह पर रेडिएंट वार्मर मशीन क्रियाशील कर दिया गया है। अलाव के लिए मैंने सारे एमओआईसी को कहा है कि अपने अपने बीडीओ या नगर पंचायत के ईओ से ये लोग बात करें और बात करने के उपरांत वहां पर अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करें। वार्डों में खिड़की वगैरह का मरम्मत करा लें, जाली वगैरह को बनवा लें, ताकि किसी भी परिस्थिति में हमारा कोई भी ठंड से पीड़ित मरीजों को हम लोग पूरी सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। ठंड को देखते हुए हमने सभी वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू रविवार को अयोध्या के दौरे पर पहुंचे और जहां पर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर वो उतरने के बाद से रामलला के दर्शन पूजन
करेंगे। बता दें कि सीएम नायडू लगभग 3 घंटे श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रहेंगे और दर्शन पूजन के साथ ही मुख्यमंत्री राम मंदिर निर्माण का अवलोकन भी करेंगे। राम मंदिर के प्रतिष्ठित द्वादशी के मौके पर आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में सहभागिता भी करेंगे। तो यूपी के हमीरपुर में बहुजन समाज पार्टी ने हाल ही में हुई बड़ी घटनाओं को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग की है और इसको लेकर जिला स्तरीय प्रतिनिधित्व मंडल ने उमराहाट गांव में निषाद समाज से मुलाकात की और इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों से मामले की हकीकत को जाना। जिला अध्यक्ष छोटेलाल वर्मा ने बताया कि इस गांव से लगातार पुलिस और नौजवान महिलाओं और बुजुर्गों की गिरफ्तारी कर रही है, जिसके चलते गांव में भय का माहौल बना हुआ है। गांव में जब लोगों से पूछा गया तो उनकी पीड़ा आंसुओं के रूप में छलक पड़ी। पुलिस की कार्रवाई पर हर व्यक्ति प्रश्न चिन्ह लगाता दिखा और जिसके संबंध में बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने घटना की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है और इस दौरान जिला अध्यक्ष पूर्व विधानसभा प्रत्याशी के 7 अन्य बसपा कार्यकर्ताओं ने बेगुनाह लोगों को न्याय दिलवाने और दोषियों के सजा दिलवाने का वादा किया है। तो वहीं सीतापुर के रामनगर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर प्रेमी प्रेमिका ने एक साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों ने एक ही रस्सी से पेड़ पर फांसी लगाई। जानकारी के मुताबिक दोनों ने 6 दिसंबर को मंदिर में जयमाला डालकर विवाह किया और उसी मंदिर के पेड़ से लगे पड़ोस में लगे पेड़ से दोनों ने शव फांसी पर लटके हुए मिले हैं और जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि विवाह के बाद ही दोनों के परिवार में तनाव की स्थिति बनी हुई थी। आशंका जताई जा रही है कि पारिवारिक दबाव और विरोध के चलते दोनों ने ये खौफनाक कदम उठाए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जाँच पड़ताल कर रही है और परिजनों से लगातार पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद से गाँव में मातम पसरा हुआ है। तो वहीं पीलीभीत में नोबल शुगर मिल के गार्डों का आतंक लगातार जारी है, जहां पर गार्डों का किसानों को पीटते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जहां पर ट्रॉली पीछे हटाने को लेकर 2 किसानों को जमकर पीटा गया। गार्डों ने लाठी डंडों से प्रहार कर किसानों को घायल कर दिया और इससे पहले भी गार्डों के द्वारा किसानों के साथ मारपीट की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों गार्डों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ कर रही है। फिलहाल आगे की कार्रवाई चालू है। यूपी के बलिया को ऐतिहासिक रूप से सबसे पहले आजाद होने वाला जनपद के रूप में भी जाना जाता है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बलिया में पेंशनरों के लिए एक अनूठी पहल भी अब सामने आई है। यहाँ पर पेंशनरों के लिए न केवल पहला पार्क बल्कि बैठने के लिए समर्पित भवन भी बनाया जा रहा है, जो कि आज आकर्षण का केंद्र बन चुका है। दूर दराज से बुजुर्ग पेंशनर यहाँ पर पेंशन संबंधित कार्यों के लिए आते हैं और इस परिषद में प्रकृति के बीच सुकून का पल बिताते हैं और ये पहल जनपद की पहचान को एक नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। बता दें कि बलिया में परिषद में विकसित या फिर व्यवस्था पेंशनरों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयारी की गई है, जहां पर बैठने की उचित व्यवस्था, छायादार स्थान और शांत वातावरण उपलब्ध कराया गया है। पेंशन के लिए आने वाले बुजुर्गों का कहना है कि यह स्थान उनके सम्मान और सहजता का अनुभव कराता है और ये पहल देश में पेंशनरों के लिए बनाए गए शुरुआती मॉडलों में गिनी जा रही है। सहारनपुर से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर छात्र ने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी है। बता दें कि युवक दिन में अपनी पढ़ाई करता था और रात को फैक्ट्री में नौकरी करता था। मामले की जानकारी मिलते ही फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तो वहीं युवक की मौत के बाद से मां और बहन का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मामले को हर एंगल से जाँच करने में जुटी हुई है। वहीं यूपी के लखीमपुर जिले के अस्पताल में लड़की के जहर पीने से विभाग में भारी हड़कंप मच गया। यहाँ भाई को हड्डी के ऑपरेशन के लिए बहन जिला अस्पताल लेकर आई थी, जिसके चलते परिवार का आरोप है कि उसने वहां पर अवैध धन की मांग की जा रही थी और अस्पताल के डॉक्टर पैसे न दिए जाने पर भाई को अस्पताल से डिस्चार्ज करने का दबाव बना रहे थे। गरीब परिवार ने वीडियो बनाकर इसकी सारी वारदात की जानकारी दी। परिजनों ने बताया कि डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 12,000 रुपए लिए थे, लेकिन ऑपरेशन सही नहीं होने के कारण गरीब परिवार परेशान था, जिसके बाद डॉक्टरों ने 15,000 फिर से मांगे, जिसके चलते लड़की ने पैसे देने में असमर्थ थी। परिजनों ने बताया कि सरकारी योजनाओं से आहत होकर लड़की ने जहर खा लिया है। हमारा मामला ये है, मेरा पहले एक्सीडेंट हुआ था देवापुर में, तो यहाँ पे हमको एडमिट किया गया, इमरजेंसी वार्ड से यहाँ पे लाया गया। हमारे डॉक्टर है शरद वर्मा, पहले ऑपरेट हुआ था,
तो हमने पहले और ऑपरेट के रुपये दिए थे 12,500 रुपये, उसकी हमको रसीद मिली 450 रुपये की। फिर हमारा एक मंथ कुछ दिनों के बाद 15 से 20 दिनों के बाद फिर से पैर हमारा टूट गया स्लिप होने के कारण। हम यहाँ पे संडे को एडमिट हुए। संडे को जब एडमिट हुए तो यहाँ पे फिर से सर से बात की हम लोगों ने, सर जी कैसे क्या होगा, तो उन्होंने बोला कि 15,000 रुपये इस बार पड़ेंगे। तो हमने सर बोला कि पहले तो सर 12,000 रुपये पड़े थे, इस बार इतना पैसा क्यों पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ऐसे पड़ेगा, 15,000 रुपये पड़ेंगे, देन करवाना हो करवाओ वरना यहाँ पे नहीं हो पाएगा। फिर वो धमकी देने लगे यहाँ पे कि आपका ऑपरेशन करवाना है करवाओ, पैसे का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है तो हम किस रसीद काट देंगे, छुट्टी कर देंगे आपकी। तो हमने बोला सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हो। उन्होंने बोला ऑपरेशन करवाना है तो करवाओ वरना नहीं हो पाएगा। फिर उनके जो नीचे काम करते हैं वो भी बार बार आते हैं और मेरी बहन को कॉल करते हैं बार बार कि पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं हुआ, यहाँ पे भी आके बार बार पूछ रहे थे। राहत नहीं है। डॉक्टर जो मरीज है उसका भाई यहाँ पे हमारे यहाँ एडमिट है और उसका री फ्रैक्चर हुआ है, तो जिसमें जो इम्प्लांट लगता है उसमें खर्चा लगभग जो है 14 से 15,000 बताया गया है। तो उसी लिए वो काफ़ी परेशान है। उस परेशानी से आहत होके जो है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो हम लोग आपस में बात कर रहे हैं कि उसका किसी भी तरह जैसे भी हो उसका कर दिया जाएगा। मगर आज बात हुई भी थी, उसके बावजूद भी उसने ये कदम उठाया है, तो इसके लिए मैं यही चाहूँगा कि उसको मैं समझाऊंगा और बाकी हम लोग अपनी तरफ से उस मरीज को जो जिसने ये शैम्पू पिया है उसको पूर्णतः तरह से जो मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। हमारा मामला ये। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।